दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में सीबीआई की तरफ से दर्ज मुकदमे में जमानत मिल गई है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ईडी के मुकदमे में पहले से ही अंतरिम जमानत मिली हुई है। केजरीवाल को जमानत तो मिल गई, लेकिन फैसला करते वक्त दो जजेस जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की राय आपस में मेल नहीं खाई। केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है या अवैध, इसे लेकर अरविंद केजरीवाल को दफ्तर में काम करने की इजाजत दी जाए या नहीं तक दोनों जजेस से विचार अलग अलग रहे। केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है या अवैध से लेकर केजरीवाल के दफ्तर में काम करने की इजाजत दी जाए या नहीं तक दोनों जजेस के विचार अलग अलग रहे। एक ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार दिया तो दूसरे ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। एक ने केजरीवाल के सीएम के तौर पर काम करने पर रोक लगा दी तो दूसरा ये चाहता रहा कि केजरीवाल खुलकर काम करने की आजादी ले सके। इतने विरोधाभासों के बीच केजरीवाल को जमानत दिया जाना कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी में कानूनी दृष्टि से कोई खामी नहीं, यानी गिरफ्तारी पूरी तरह से वैध है। वहीं जस्टिस भुइयां ने कहा कि सीबीआई ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया था क्योंकि उन्हें केस में जमानत मिलने के बाद जेल से निकलने का मौका नहीं मिला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ के सामने केजरीवाल की तरफ से दो अर्जियों पर फैसला देना था। एक तो ये कि क्या सीबीआई की गिरफ्तारी वैध थी और क्या केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि तीन प्रश्न हैं। क्या सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन हुआ था? क्या अरविंद केजरीवाल को तत्काल रिहा किया जा सकता है? और क्या आरोप पत्र दाखिल करना इस प्रकार का है कि उसे केवल ट्रायल कोर्ट जाना होगा? जांच के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा नहीं है जो पहले से ही किसी अन्य मामले में हिरासत में है। सीबीआई ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि गिरफ्तारी क्यों आवश्यक थी, क्योंकि न्यायिक आदेश था, इसलिए धारा 41A का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। इसलिए इस बात में कोई वजन नहीं है कि धारा 41A का अनुपालन नहीं किया गया। जब मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया तो आईओ को इसके लिए कोई कारण बताने से छूट है। हमने माना कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी में किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ, इसलिए गिरफ्तारी वैध है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि विकसित समाज के लिए जमानत को लेकर एक विकसित न्याय शास्त्र जरूरी है। मुकदमे के दौरान अभियुक्तों को लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस न्यायालय के निर्णयों में ये माना गया कि अगस्त 2022 को एफआईआर दर्ज की गई और 4 आरोप पत्र दाखिल किए गए। ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लिया और 17 अभियुक्तों की जांच की जानी है। निकट भविष्य में ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं है। केजरीवाल जमानत देने के लिए 3 शर्तों को पूरा करते हैं, इस कारण हम जमानत का आदेश देते हैं। लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से जवाब से ज्यादा सवाल उठते हैं। केजरीवाल से मार्च 2023 में पूछताछ की गई थी, तब सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं की, लेकिन ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बाद सीबीआई सक्रिय हो गई और उसने केजरीवाल की हिरासत की मांग की। इस तरह 22 महीने से अधिक समय तक गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं पड़ी। सीबीआई की ऐसी कार्रवाई गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाती है और सीबीआई द्वारा की गई ऐसी गिरफ्तारी केवल ईडी मामले में दी गई जमानत को विफल करने के लिए थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। अब हरियाणा विधानसभा के चुनाव हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सीबीआई मामले में जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सीबीआई ने केजरीवाल को सही तरीके से गिरफ्तार किया था, लेकिन हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जज बार बार कई मामलों पर यह कह चुके हैं कि जमानत का अधिकार है और कैद अपवाद। वही फॉर्मूला केजरीवाल के मामले में भी अपनाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमानत मिलने के बाद न तो वे ऑफिस जा सकेंगे और न ही सीएम के तौर पर कोई काम कर पाएंगे। मतलब कि दिल्ली सरकार जिस हाल में थी वैसा ही रहेगी। फर्क सिर्फ इतना ही पड़ेगा कि केजरीवाल अपना दागी चेहरा चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा में ले जा सकेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और 10 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर उन्हें यह जमानत दे दी गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की अदालत ने केजरीवाल को जमानत देने के साथ ही कई शर्तें भी लगा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में अंतरिम जमानत के साथ ही दी गई शर्तों को बरकरार रखा और इस वजह से केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। उन्हें किसी भी सरकारी फाइल पर साइन करने की इजाजत नहीं होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां केजरीवाल को 10 लाख रुपए के बेल बॉन्ड और 2 श्योरिटीज पर जमानत दी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि केजरीवाल जमानत के दौरान केस की मेरिट पर किसी भी तरह की सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी शर्तों के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल को जमानत मिल गई होगी, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वे मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते और अगर वे सच्चे हैं तो उन्हें इन परिस्थितियों में इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को आधी अधूरी जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी सत्यमेव जयते का नारा लगा रही है।
संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने देश के तानाशाह को झुका दिया। आबकारी मामले में किसी को कुछ नहीं मिला। झूठ का पहाड़ खड़ा करके बीजेपी और मोदी सरकार ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दलीलों के आधार पर हमने 3 सवाल तैयार किए हैं। क्या गिरफ्तारी में अवैधता थी? क्या अपीलकर्ता को नियमित जमानत दी जानी चाहिए? क्या आरोप पत्र दाखिल करना परिस्थितियों में इतना बदलाव है कि उसे ट्रायल कोर्ट में भेजा जा सके? पहले से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा नहीं है। हमने पाया कि सीबीआई ने अपने आवेदन में कारण दर्ज किए हैं, उन्हें ऐसा करना जरूरी लगा। सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस मामले के गुण दोष पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। ईडी मामले में लगाई गई शर्तें इस मामले में लागू होंगी। उसे ट्रायल कोर्ट के साथ पूरा सहयोग करना होगा। 2 जजेस की बेंच और दोनों के अलग अलग फैसले। एक को सीबीआई की कार्रवाई पिंजरे के तोते जैसी लगी तो दूसरे ने सीबीआई की कार्रवाई को सही ठहराया और सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। एक ने केजरीवाल पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए तो दूसरा केजरीवाल पर लगाए गए शर्तों के खिलाफ फैसला दिया। उनके मुताबिक केजरीवाल को मजे से ऑफिस जाना चाहिए, जो मर्जी करना चाहिए, लेकिन गजब ये कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ और विरोध में फैसला देने के बावजूद इस बात पर सहमत रहे कि केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए। असल में केजरीवाल को जमानत के फैसले में एक जज उज्जवल भूइयां को अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील 100% सही तरीके से रखी और उनका पूरा फैसला सिंघवी की दलीलों की कॉपी जैसा लगा। दूसरे जज जस्टिस सूर्यकांत ने अपने हिसाब से फैसला दिया। मतलब ये कि केजरीवाल को मिली जमानत खंडित फैसले पर आधारित है। वैसे भी इस जमानत से केजरीवाल तो आज़ाद हो गए, लेकिन दिल्ली के लोगों को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। केजरीवाल किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे, ऑफिस नहीं जा पाएंगे, सप्ताह में 2 दिन थाने में हाजिरी लगाएंगे। अब एक तरफ आम आदमी पार्टी तो इसे सत्य की जीत बता रही है, जांच एजेंसियों पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपना हमला तेज कर दिया और जोर देकर कहा कि केजरीवाल अब बेल वाले सीएम हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को फिर से आईना दिखाया। जो आदेश पारित हुआ है उसमें भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली है। बेल वाला सीएम, उसमें भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम बन गया है। अब अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि उनमें जरा भी नैतिकता नहीं बची है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि भ्रष्टाचार युक्त सीएम अब वो अभियुक्त की श्रेणी में है। गौरव भाटिया ने इस बात पर जोर दिया कि जिस तरह से जमानत पाले हर कैदी को कई नियमों का पालन करना होता है, वहीं अरविंद केजरीवाल पर भी सारे नियम लागू होने वाले हैं। वे कहते हैं कि सशर्त बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अन्य आरोपियों के जमानत आदेश की शर्तों अरविंद केजरीवाल पर भी लागू होंगी। अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट कोर्ट में रहेगा, वो विदेश यात्रा पर नहीं जा सकते। अरविंद केजरीवाल को हर सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा। वो गवाहों को डरा नहीं सकते और साक्ष्य को नष्ट नहीं कर सकते। अब बीजेपी जरूर केजरीवाल को मिली जमानत को ज्यादा बड़ा नहीं मानती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मायने बड़े माने जा रहे हैं। जस्टिस भूइयां ने सीबीआई को लेकर जो सख्त टिप्पणी की उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलते ही अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल एकदम दुरुस्त हो गया। अब कम से कम आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज को केजरीवाल के शुगर लेवल को बताने या ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस दिन उनका शुगर लेवल का ग्राफ कितना नीचे ऊपर गया। बेल मिलते ही दिल्ली के जेल वाले सीएम बेल वाले सीएम बन गए। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज कहते हैं कि लोग केजरीवाल को देखना चाहते हैं कि इतने घोटाले करने वाले का चेहरा अब कैसा दिखता है। बावजूद सबके 6 महीने बाद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी बात है, लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल पर इतनी बंदिशें लगा रखी हैं कि जमानत मिलने के बावजूद दिल्ली सरकार पर लटकी बर्खास्तगी की तलवार को वे हटा नहीं पाएंगे। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन का खतरा अब भी बरकरार है, क्योंकि केजरीवाल सीएम के तौर पर न तो सचिवालय जा सकते हैं और न ही कोई फैसला कर सकते हैं। दिल्ली बीजेपी जमानत वाला सीएम कहकर उन पर हमला कर रही है। ऐसे में लोगों का मानना है कि दिल्ली में अभी भी राष्ट्रपति शासन की तलवार लटकी हुई है। बीजेपी के कई नेता यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। कानून के कुछ जानकार भी पहले की घटनाओं का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। वे खास तौर से जयललिता, लालकृष्ण आडवाणी और हेमंत सोरेन की भी मिसाल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आर.के. सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री के न होने से दिल्ली के बहुत सारे काम प्रभावित होते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर किसी और के चुने जाने की साफ राह
कर देनी चाहिए। इससे दिल्ली के लोगों को उनके काम करने वाला मुख्यमंत्री मिल सकेगा। आर.के. सिंह का ये भी कहना है कि जब जयललिता या हेमंत सोरेन पर कानूनी कार्रवाई चली तो उन्होंने मुख्यमंत्री का ओहदा दूसरे को सौंपकर राज्य का कामकाज सुचारू रूप से चलने दिया। फिर जमानत मिलने पर हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। इसी तरह से लालकृष्ण आडवाणी पर आरोप लगे तो उन्होंने भी पद छोड़ दिया था। सीबीआई उनकी जमानत का विरोध इसी तर्क पर कर रही थी कि वे मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यालय में जाकर दस्तावेजों में हेरफेर कर सकते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, लिहाजा कोर्ट को उनकी जमानत में इस तरह का आदेश देना पड़ा। अब वे मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन अपने विश्वास पात्र मनीष सिसोदिया को मंत्री बनाने की सिफारिश भी करें तो एलजी की ओर से कानूनी अड़चन पैदा की जा सकती है। इस तरह से वे अपने नजदीकी सहयोगी को मंत्री बनाकर अपना और पार्टी का काम आसान कर पाएं, इसकी संभावना बहुत कम है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक वे किसी सरकारी दस्तावेज पर मुख्यमंत्री के तौर पर दस्तखत भी नहीं कर सकेंगे। सीबीआई की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील आर.के. सिंह के मुताबिक केजरीवाल विदेश यात्रा पर भी नहीं जा सकते। फिलहाल केजरीवाल हरियाणा में चुनाव प्रचार कर सकते हैं, इस पर कोई बंदिश नहीं है। जिस तरह से उनकी पार्टी हरियाणा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसे देखते हुए उनकी पहली प्राथमिकता ये भी होगी वहां वे पूरी तरह से प्रचार में जुटेंगे, लेकिन बीजेपी की ओर से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की तलवार लटकती रहेगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के कारण प्रदेश की जनता के निशाने पर आई ममता बनर्जी ने इस्तीफे का दांव चल दिया, लेकिन इसे कोई गंभीरता से लेने को तैयार नहीं। लोग इसे कुछ वैसा ही मान रहे हैं जैसा शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया था और अपनी बात से पलट गए। वैसे ही ममता बनर्जी खुद ही अपनी बात को लेकर गंभीर नहीं दिख रही। अगर ऐसा होता तो वो कहती कि मैं इस्तीफा दे रही हूँ, पर उन्होंने कहा कि मैं जनता की खातिर इस्तीफा भी दे सकती हूँ। जनता इंसाफ मांग रही है, सीएम इस्तीफा देने की बात कर रही हैं। वैसे इस्तीफे में ममता बनर्जी का यकीन कम ही लगता है। तभी तो 9 अगस्त की घटना पर आक्रोश भड़कने के बाद जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया तो स्याही सूखने से पहले ममता ने उन्हें दूसरे कॉलेज में तैनाती दे दी थी। ये बात अलग है कि जब जवाहर सरकार ने तृणमूल कांग्रेस से नाता तोड़ते हुए इस्तीफा दे दिया तो ममता का रंग बदला हुआ था। वैसे ममता का रंग बदला लोगों ने कोई ऐसा पहली बार होते नहीं देखा। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत को 36 दिन बीत चुके हैं। सभी को ममता बनर्जी से इंसाफ की उम्मीद है, लेकिन ममता बनर्जी हैं कि लगातार रंग बदलते दिखाई दे रही हैं। 1 महीने के भीतर ही वो कम से कम 3 बार रंग बदल चुकी हैं। शेरनी कहलाने वाली ममता गिरगिट की तरह बर्ताव कर रही हैं। ममता ने जो ताज़ा रंग बदला है वो एक मुख्यमंत्री की नाकामयाबी से गुस्साई जनता की हमदर्दी बटोरने के पैंतरे से अधिक कुछ भी नहीं। घटना के 5 हफ्ते बाद वो लोगों से माफी मांगते हुए पद छोड़ने तक के लिए तैयार होने का संदेश दे रही हैं। इस पैंतरे की जरूरत और असलियत पर बाद में बात करेंगे। पहले आपको याद दिला दें कि पिछले 1 महीने में ममता ने कौन कौन से रंग दिखाए। घटना के तुरंत बाद ममता साइलेंस मोड पर दिखी, फिर अचानक आंदोलन की मुद्रा में आते हुए सड़क पर उतर आईं। इसके बाद उन्होंने खुद को सक्रिय दिखाने की कोशिश की और अब लोगों का हमदर्द होने का दम भर रही हैं। ममता ने जब खुद को सक्रिय दिखाया तो बलात्कार संबंधी कानून में बदलाव की मांग करते हुए केंद्र को एक चिट्ठी लिखी और आनन फानन में बलात्कार पर एक कानून विधानसभा से पारित करवा दिया। उसका नाम रखा अपराजिता। ये कानून राष्ट्रपति भवन में मंजूरी का इंतजार कर रहा है। सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी भी पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ ठोस करने के बजाय दांव ही चलती रहेंगी? जिस जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए ममता ने अपराजिता पारित कराया, उसी का हवाला देकर अब कुर्सी छोड़ने का दांव चल रही हैं। ताज़ा केस में एफआईआर में देरी, आरोपियों को पकड़ने में देरी, रेप मर्डर को आत्महत्या बताने की कोशिश जैसी कई अनियमितताओं के लिए राज्य सरकार कटघरे में खड़ी की जा रही है। अगर रेप मर्डर जैसे अपराधों से निपटने की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की जा सकी तो ममता के मन में इस्तीफे का ख्याल इतनी देर से क्यों आ रहा है? अब थोड़ी बातें इस्तीफों की राजनीति की भी कर ली जाएं। स्वेच्छा से दिए जाने वाले राजनीतिक इस्तीफे या तो विरोधियों की आलोचना से बचने का हथियार होते हैं। ममता बनर्जी इस्तीफे का दांव खेलकर क्या हासिल करना चाहती हैं? लोगों की सहानुभूति? क्या उन्हें लगता है कि जनता इतनी भोली भाली है, या फिर ममता का इस्तीफे का दांव अपनी पार्टी के भीतर ही नेताओं की नाराजगी भड़काने के डर से चला गया है? पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ममता ने सही समय पर सही फैसला लिया होता तो स्थिति आज इतनी न बिगड़ती। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर मामले में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ डॉक्टर्स ने घंटों इंतजार कराने के बावजूद ममता बनर्जी से मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी कुछ शर्तों को ममता बनर्जी मानने को तैयार नहीं हैं, और दूसरी तरफ इस मामले में टीएमसी का एक विधायक सीबीआई के रडार पर है।
ये वही विधायक है जिसे शव मिलने के तुरंत बाद सुदीप घोष ने फोन किया था और मदद मांगी थी। इस बात की जानकारी मिलते ही सीबीआई ने टीएमसी विधायक सुदीप्तो रॉय के घर पर और नर्सिंग होम पर छापा मारा। सीबीआई के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ के बाद सुदीप्तो रॉय का कनेक्शन सामने आया। सीबीआई जांच में पता चला कि ट्रेनी डॉक्टर के शव मिलने के बाद संदीप घोष ने सुदीप्तो रॉय को फोन किया था। पूर्व प्रिंसिपल के कॉल डिटेल्स में भी विधायक का नंबर मिला। टीएमसी विधायक आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से भी जुड़े हैं। वो मरीज कल्याण संघ से भी जुड़े हैं। सीबीआई ने विधायक से 1.5 घंटे तक पूछताछ की थी और इस बीच बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि टीएमसी विधायक ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के उपकरण अपने नर्सिंग होम ले जाकर इस आरोप का सुदीप्तो रॉय ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने वाम मोर्चा के शासन के दौरान नर्सिंग होम शुरू किया था। वो सीबीआई को जांच में हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार हैं। अभी तक जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म नहीं हुई है। ममता सरकार ने गुरुवार को तीसरी बार हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर्स को बातचीत का आमंत्रण दिया था। डॉक्टर्स की मांग पर ममता बनर्जी खुद मीटिंग के लिए इंतजार कर रही थी और इसके बाद डॉक्टर बातचीत के लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर अड़ गए और सरकार ने मीटिंग को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। बताया जाता है कि सीएम के साथ मीटिंग के लिए 15 डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल को अनुमति दी गई थी, मगर वहां 32 लोग पहुंचे हुए थे। बातचीत के लिए ममता बनर्जी ने कुल 2 घंटे 10 मिनट तक डॉक्टर्स का इंतजार किया। जब डॉक्टर्स नहीं आए तो वो प्रेस के सामने आई और कहा कि उन्हें लगता है कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें बाहर से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि वे बातचीत न करें, मगर वे फिर भी डॉक्टर्स को माफ करती हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि उन डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। 10 अगस्त को आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर हत्याकांड मामले में सियासत भी जारी है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर से रेप के मामले में बवाल जारी है। धरने की बलि चढ़ा कोलकाता का हेल्थ सिस्टम अब कराहने लगा है। राज्य सरकार की माने तो जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल से इलाज न मिलने की वजह से अब तक 27 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 3 दिन से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंतजार करती रहीं। ईमेल की चलते कई दौर के बाद भी जूनियर डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं की।